अब आगे बात करते हैं, ये जो जीन है इनकी स्टडी किसमें की जाती है। जीन की जो स्टडी है वो की जाती है, बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में स्टडी की जाती है जीन की। अब आगे बात करते हैं, ये जो जेनेटिक के जो फादर है वो किसे कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। जो ये मेंडल थे साइंटिस्ट, इन्होंने सबसे पहले जो अपनी खोज की थी वो खोज की थी पी प्लांट पर, यानी मटर के पौधों पर। मटर के पौधों पर इन्होंने लिए थे किसके पौधे लिए थे, मटर के पौधे लिए थे। उसमें इन्होंने ड्वार्फ प्लांट भी लिए थे और टाल प्लांट भी लिए थे, यानी लंबी हाइट वाले पौधे और छोटी हाइट वाले पौधे। फिर उसके बाद उन्होंने जब लंबी हाइट छोटी हाइट के पौधे ले लिए, फिर उसके बाद उन्होंने उनके फूलों के बारे में, यानी फूलों को बीच कंपैरिजन की कि दूसरी वैरायटी का वो लिया, पौधा लिया, फिर दूसरी उस पे अलग कलर के फ्लावर आए, फिर दूसरी वैरायटी का पौधा लिया, उस पे अलग कलर के फ्लावर। इस तरीके से इन्होंने 7 कैरेक्टर, 7 मटर के पौधे के 7 कैरेक्टर पर इन्होंने अपनी डिस्कवरी की। किस पर की इन्होंने, कैरेक्टर लाने के लिए। यानी इन्होंने देखा कि ये जो कैरेक्टर हैं ये कैसे आ रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले जो अपनी डिस्कवरी की मटर के पौधों पर की, ठीक है। तो इन्होंने जब अपनी डिस्कवरी चालू की थी तो वो मटर के पौधे पर की थी, इन जीन को लेकर। अब देखिए इन जीन के बारे में हमें पता कैसे लगा, इन जीन के बारे में पता लगाया गया साइंटिस्ट द्वारा। साइंटिस्ट ने, जो साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया। तो उस प्रोजेक्ट के जरिए, ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया गया था, तो इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट की रिसर्च के बाद ये पता लग पाया कि लगभग 3000 जीन, कितने, 3000 जीन ट्रांसफर होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफर होते हैं जीन, वे होते हैं 3000। अब देखिए ये जो 3000 जीन है ये सिर्फ माना गया है, ये कंफर्म नहीं है। देखिए ये कंफर्म नहीं है कि ये जीन ट्रांसफर इतने होते ही है, सिर्फ ये एक इनकी हाइपोथेसिस है, यानी इनकी परिकल्पना है कि लगभग 3000 जीन, जो इन्होंने ह्यूमन प्रोजेक्ट जीनोम बनाया, एक प्रोजेक्ट बनाया था, इस प्रोजेक्ट में इन्होंने लगभग 3000 जीन की बात की है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इतने जीन ट्रांसफर होते हैं। सिर्फ ये माना गया है, कंफर्म नहीं है। और देखिए आगे, ये जो जीन है, अब मैंने जैसे बात किया, जीन का काम क्या होता है, जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफर करने का काम होता है इन जीन का, ठीक। अब देखिए कैसे, हमारी आंखों का कलर, हमारी बालों का कलर, हमारी स्किन का कलर, हमारी हाइट, हमारा लंबा होना, छोटा होना, नाटा होना, मोटा होना, ये सब क्या है, ये कैरेक्टर है। ये कौन ट्रांसफर करता है, ये जीन ट्रांसफर करती है। अब देखिए जैसे बालों के कलर की बात हो रही है। अब बालों के कलर के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है, यानी जो जीन बालों के कलर के कैरेक्टर को लेकर आ रही है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ये जरूरी नहीं है कि वही जीन हमारे स्किन के कलर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल हो। हर एक कैरेक्टर के लिए अलग अलग जीन होती है। तो इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में वही बात कही गई है, हमारी चाहे स्किन का कलर हो, हमारी आंखों का कलर हो, हमारा लंबा होना, छोटा होना, इन सभी के लिए अलग अलग जीन है। अलग अलग जीन से अलग अलग चीजों के लिए कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। तो जैसे आंखों के कलर के लिए जो जीन है वो जरूरी नहीं है वो स्किन के कलर के लिए भी वही जीन हो, हाइट के लिए भी वही जीन हो। ये जीन अलग होती है अलग अलग कैरेक्टर के लिए। अब आगे बात करते हैं जेनेटिक डिजीज की। तो जेनेटिक डिजीज यानी आनुवांशिकी रोग। आनुवांशिकी रोग के बारे में आपने सुना ही होगा, वे रोग जो जन्म से ही बच्चे के अंदर आते हैं। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो गर्भ के दौरान जब उसका बच्चा बन रहा होता है तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं, इन क्रोमोसोम, इन जीन में ही कुछ प्रॉब्लम आ जाने से, मतलब इन जीन क्रोमोसोम के नंबर या तो बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे या कट जाएंगे, मतलब क्रोमोसोम आधे जा पाएंगे उस दूसरी
पीढ़ी के अंदर यानी पेरेंट्स से उस बेबी माँ के द्वारा उस बेबी में जो जीन क्रोमोसोम जो ट्रांसफर हो रहे हैं किसके जरिए, जेनेटिक मटेरियल के लिए। जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कौन करता है, डीएनए। अब इस डीएनए के अंदर ही क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये जीन। तो कैरेक्टर कौन लेकर आ रहे हैं, जीन आ रहे हैं। अब जीन या क्रोमोसोम का घट जाना, बढ़ जाना, इनके घटने बढ़ने से जो बच्चे के जन्म के दौरान बच्चे के जीन क्रोमोसोम में जो प्रॉब्लम आती है उन प्रॉब्लम से ही ये जेनेटिक डिजीज होती है। अब जेनेटिक डिजीज की मैं बात करूं जैसे हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस और एक मसाल का रोग होता है। मसाल का रोग का मैं इसलिए मैं बोल रही हूँ, तो आपने देखा होगा बच्चा जब बड़ा हो जाता है, बच्चा जब चलने लायक हो जाता है तो एक 1.5 साल का बच्चा थोड़ा थोड़ा चलने लगता है। तो क्या प्रॉब्लम होती है इस मसाल के रोग में कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो नहीं होती है, यानी पैरों की मसल्स क्या होती है, जब छोटा बच्चा होता है वो बड़ा होता रहता है तो मसल्स ज्वाइंट होती रहती है, हड्डियां भी ज्वाइंट होती रहती है। नहीं, हड्डियां एक छोटे बच्चे में जो मांसपेशियां है वे ज्यादा होती है, ऐसे ही हड्डियां भी ज्यादा होती है एक छोटे बच्चे में। जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है वे हड्डियां जुड़ती चली जाती है, मांसपेशियां भी जुड़ती चली जाती है। और इस रोग में ये क्या है, एक जेनेटिक रोग है, एक मसाल का रोग। इसमें क्या होता है, बच्चे के पैर में मसल्स जुड़ने के बजाय यानी कम होने के बजाय जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है वे मसल्स पैर में ही बहुत ज्यादा अनलिमिटेड लाखों की संख्या में बच्चे क्या होती है उन मसल्स की ओवर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। मसल्स बच्चा बड़ा हो रहा है तो घटने की बजाय बढ़नी शुरू हो जाती है। तो उसमें क्या हो रहा है, उस जीन में ही उन क्रोमोसोम में ही कुछ प्रॉब्लम हुई जिस वजह से बच्चे की वे मसल्स घटने की बजाय यानी उसमें जीन क्रोमोसोम में दिक्कत आई। इस वजह से ये क्या हुआ, एक जेनेटिक डिजीज आई। तो ये जो जेनेटिक डिजीज आई ये कैसे आई, बाय बर्थ आई। जन्म के दौरान ही बच्चे के अंदर ये जीन क्रोमोसोम से इनके बच्चे के अंदर जो जीन क्रोमोसोम ट्रांसफर हुए उनमें ही दिक्कत आ जाने से ये जेनेटिक रोग होते हैं। यानी ये जेनेटिक डिजीज जो होती है जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, मसाल का रोग मैंने बोला। और देखिए अगर किसी के पेरेंट को डायबिटीज है तो उसके बच्चे में भी ये डायबिटीज जो डिजीज है ये आने के पूरे चांस होते हैं। तो जेनेटिक डिजीज वो जो बाय बर्थ बच्चे के अंदर आ जाती है इन्हें कहते हैं जेनेटिक डिजीज। इनके लिए रेस्पॉन्सिबल ये जीन और क्रोमोसोम होते हैं जेनेटिक डिजीज के लिए। चलिए आज के सेशन को फिर यहीं तक रखते हैं। हमारा ये न्यूक्लिक एसिड टॉपिक खत्म हो गया है। इसमें हमने डीएनए आरएनए के बारे में भी देखा और जीन क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया। जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है उतना मैंने यहाँ पर बताया। और अब डीएनए के टाइप्स और आरएनए के टाइप्स पूछा नहीं जाता है, थोड़ा सा उनके बारे में भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूले। जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।